हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे अमेरिका में वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कांग्रेस और सीनेट के होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इसका अमेरिका की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ आखिर में ये बताने की कोशिश करेंगे कि इससे अमेरिका और भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही हम इन दोनों इलेक्शंस से जुड़ी हुई कुछ दूसरी जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही हमारे यूट्यूब पे और फेसबुक पर ताज़ा वीडियो अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस और वहां की सीनेट के लिए होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। इस इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टीज ने जानो तन की बाजी लगा दी थी, क्योंकि असल में सदर बाइडेन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताना जरूरी था, क्योंकि उनको सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी एक अक्सरियत या मेजॉरिटी चाहिए। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 445 सीटों में से 401 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और अभी तक जो ताज़ा जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स ने 191 सीटें हासिल की हैं, यानी कि उनको 7 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि रिपब्लिकन्स ने 209 सीटें हासिल की हैं और उनको 6 सीटों का फायदा पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ सीनेट की 35 में से 32 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, और इसमें अभी तक मौजूद जानकारी के मुताबिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज दोनों एक टाई में है, यानी कि दोनों को 48-48 सीटें मिली हैं। इसमें डेमोक्रेट्स को एक सीट का फायदा हुआ है, जबकि रिपब्लिकन्स को एक सीट का नुकसान हुआ है। अभी सदर जो बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का भी वोट हासिल है, यानी कि अभी उन्हें 3 नशिस्तें डेमोक्रेट्स को चाहिए और साथ ही साथ रिपब्लिकन्स को भी चाहिए कि अगर वो सीनेट का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। 9 नवंबर को होने वाले इन इलेक्शंस के बाद सदर जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि उनको आज डेमोक्रेसी की फतेह सामने नज़र आ रही है, क्योंकि जैसा कि मुख्तलिफ मुबस्सरीन और तज्ज़िया निगारों की राय थी कि अमेरिका में इस मर्तबा रिपब्लिकन्स की एक लाल आंधी उभर कर सामने आएगी और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों पर छा जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस आंधी को लाने के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी कोशिशें लगा दी थी। वो इस इलेक्शंस में बनफ्से नफीस खुद शामिल थे, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को उन्होंने खुद चुना था और साथ ही साथ उनके लिए कैनवैसिंग भी की थी और अपने लिए भी कैनवैसिंग कर रहे थे। लेकिन दोनों ही सदर यानी कि मौजूदा सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो अगले सदारती या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए दोबारा खड़े होंगे, यानी कि 2024 में जो बाइडेन भी आखिरी मर्तबा सदर के लिए खड़े होंगे और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप भी तीसरी मर्तबा सदर के ओहदे के लिए इलेक्शंस लड़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि दरअसल इस पूरे इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स की तरफ से और रिपब्लिकन्स की तरफ से किन मौज़ूआत पर या इश्यूज पर इलेक्शन लड़े गए। डेमोक्रेट्स को सामना था इकोनॉमी का, जो कि बढ़ती हुई महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ बढ़ती हुई पेट्रोल प्राइसेस की वजह से बुरी तरह से तबाह है। इसके अलावा डेमोक्रेट्स ने एबॉर्शन के हक में जो पॉलिसी इख्तियार की थी उसके ऊपर वो चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ ही साथ इमिग्रेशन यानी कि अमेरिका में आने वालों की तादाद पर पाबंदी लगाना या उन पर लगाम कसने के लिए उनकी पॉलिसियाँ, इसके अलावा डेमोक्रेसी को फ़रोग देना, क्लाइमेट चेंज से वाबस्ता मुख्तलिफ पॉलिसियों को कांग्रेस और सीनेट से पास करवाना, गन कंट्रोल जिस पे कि तकरीबन 50 साल के बाद किसी पहले सदर ने एक ऐसा स्टैंड लिया है कि अब अमेरिका में हथियार या छोटे हथियार यानी कि रिवॉल्वर और पिस्टल खरीदना आसान नहीं होगा। इसके अलावा एजुकेशन के शोबे में उनकी तरजीहात और पब्लिक सेफ्टी यानी कि आवाम की सुरक्षा के लिए डेमोक्रेट्स ने इन इश्यूज को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया।
जबकि रिपब्लिकन्स की जानिब से वो डेमोक्रेट्स की नुक्ताचीनी कर रहे थे या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसियों को नकार रहे थे, क्योंकि इससे उनका कहना था कि पूरे अमेरिका में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में या बेरोज़गारी में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो एंटी एबॉर्शन यानी कोई औरतों को एबॉर्शन के बारे में अपना हक इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। तो एक तरीके से इस पूरे इलेक्शन में ये भी साबित होता था कि कौन सी पार्टी आगे के लिए नई इस्लाहात या नई पेशकश या नई पॉलिसियों को अपनाने के लिए तैयार है और कौन सी पार्टी पुरानी चीज़ों को, दकियानूसी चीज़ों को अभी भी चलाए रखना चाहती है। लेकिन अभी तक जो नताइज हासिल हुए हैं वो सदर जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुश आइन या खुशगवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड्स अभी तक मुख्तलिफ तज्जिया निगार सामने ला रहे हैं उसके मुताबिक रिपब्लिकन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस के ऊपर अपना कब्जा जमा सकते हैं और ऐसी सूरत में केविन मैकार्थी जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस के नए स्पीकर बनेंगे और उनकी और सदर जो बाइडेन की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर लड़ाई आने वाले वक्तों में हमारे सामने आती रहेगी। इसके अलावा इन इलेक्शंस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे साथी भी जीते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की भी निंदा करते हैं या उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। इनमें मिच मैककॉनल और साबिक वाइस प्रेसिडेंट मिक पेंस भी शामिल हैं। आइए अब देखते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ या आलमी इश्यूज़ पर क्या असर पड़ेगा। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है तो चाहे रिपब्लिकन्स चाहे डेमोक्रेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट पर काबिज हों, उससे भारत के लिए अमेरिका की कोई पॉलिसियों पर कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों पार्टी से एक ही सतह के हैं। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से थे, उसी तरीके के खुशगवार ताल्लुकात उनके सदर जो बाइडेन के साथ भी हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इशू आता है जो कि बड़ा पॉलिसी इशू है तो उस पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग के जरिए और उसको सीनेट में पास किए जाने के बाद ही उस पर अमल किया जा सकता है। सदर जो बाइडेन अपनी तरफ से कोई भी एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं भारत के हक में। लेकिन इससे पहले भी पास्ट में भी यानी कि माजी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है और उनसे पहले साबिक सदर बराक ओबामा के ज़माने में हिंदुस्तान के फेवर में जो पॉलिसियां अपनाई गई वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ सीनेट में पास होने के बाद ही अपनाई गई। यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें पाकर मेजॉरिटी में आती है, इसका भारत अमेरिका संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा दो और ग्लोबल इश्यूज़ जिनके ऊपर की रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी का असर पड़ सकता है वो है रशिया यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और उसमें अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की हिमायत और साथ ही साथ ईरान अमेरिका ताल्लुकात। क्योंकि अगर रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में आ जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सीनेट में, तो वो हो सकता है कि जिस तरीके से यूक्रेन की मदद अभी तक की जा रही है उसमें कुछ कमी लाने की कोशिश करें और साथ ही साथ वो सदर जो बाइडेन की ईरान पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करने की भी कोशिश करें। आइए अब बात करते हैं इस इलेक्शन से जुड़े कुछ अहम और दिलचस्प इश्यूज़ की जिनकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। इस पूरे इलेक्शन में यानी कि कांग्रेस और सीनेट के इलेक्शंस में तकरीबन 145 अरब अमेरिकन निजात कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया और उसमें से तकरीबन 28 कैंडिडेट्स कांग्रेस और सीनेट में फतेहयाब हुए हैं। इनमें 5 हिंदुस्तानी निजात अमेरिकन भी शामिल हैं, जिनमें राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा शामिल हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जीत अभी तक हिंदुस्तानी निजात अमरीकियों की जानिब से दर्ज कराई गई है वो है 23 साला नबीला सैयद की जानिब से, जो कि इलिनॉय स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर चुनी गई हैं। नबीला अमेरिका के किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुने जाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र उम्मीदवार हैं और वो औरतों के हुकूक और मुख्तलिफ दूसरे
अवामी प्रोग्रामों में अभी तक शिरकत करती रही हैं। इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहेंगे कि एरिज़ोना स्टेट में टॉनी डी सिल्वा नाम के एक कैंडिडेट बतौर उम्मीदवार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए खड़े हुए थे, लेकिन पिछले 9 अक्टूबर को 85 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन तब तक बैलेट पेपर छप चुके थे और इसलिए बैलेट पेपर से उनका नाम नहीं हटाया जा सका। तो अब क्या होता है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है और इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका की पब्लिक, जिसे हम आम तौर पर मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, उसने एक मरे हुए उम्मीदवार को 86% वोट देकर जीत दिला दी। यानी कि किसी को ये नहीं मालूम था कि जिस उम्मीदवार को वो वोट दे रहे हैं वो जिंदा है या मर चुका है। आखिर में ये बताना चाहेंगे कि अगले मंगल यानी कि 15 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अपनी नामजदगी का ऐलान कर सकते हैं और इस तरीके से उनके पास 2 साल का वक्त रहेगा अपने अगली प्रेसिडेंशियल कैंपेन या अपनी अगली सदारती मुहिम को शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ इस मर्तबा फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांते दोबारा से फतेहयाब हो गए हैं और हो सकता है कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर के ऊपर। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।